गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम वन पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें एक व्यक्ति ही क्या होता है, सदस्य होता है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम वन पर्सन कंपनी की फीचर्स यानी वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में देख रहे थे। तो वन पर्सन कंपनी में जो इसकी फीचर्स थी वो पढ़ रहे थे हम। फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं। चार विशेषताएं हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। फिफ्थ जो इसकी विशेषता है या फीचर है वो नॉमिनी। यानी नामांकित व्यक्ति। वन पर्सन कंपनी में एक नॉमिनी होना जरूरी होता है। नॉमिनी मीन्स नामांकित व्यक्ति। देखिए स्टूडेंट, जो लीगल हेयर होते हैं यानी उत्तराधिकारी और नॉमिनी में कुछ डिफरेंस होता है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि वन पर्सन कंपनी में एक व्यक्ति कंपनी में लीगल हेयर्स होते हैं यानी कोई उत्तराधिकारी होता है। इसमें हम नामांकित व्यक्ति इसको इंक्लूड करते हैं, उसका नाम दर्ज होता है। ठीक है, यानी वन पर्सन कंपनी में एक नॉमिनी का होना जरूरी होता है, बट लीगल हेयर नहीं होते। ठीक है, लीगल हेयर की बजाय नॉमिनी होते हैं। इसके बारे में डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लीगल हेयर क्यों नहीं हो सकते। फर्स्टली, नॉमिनी का काम क्या होता है? जो वन पर्सन कंपनी होती है इसमें एक व्यक्ति ही क्या होता है, मेंबर होता है। अब और इसमें एक कंडीशन भी होती है कि मिनिमम एक मेंबर ही रहना चाहिए कंपनी में। ओके, अगर वो वन पर्सन है जो इस कंपनी का मेंबर है, उसकी डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, किसी कारणवश उसको वो कंपनी से बाहर चला जाए, तो उस केस में कंपनी का जो मेंबर कौन बनेगा? तो उस केस में जो कंपनी का नॉमिनी डिसाइड हो रहा है, नामांकित व्यक्ति है, वो कंपनी का नया मेंबर बनेगा, उसका नया शेयर होल्डर बनेगा। ठीक है, नामांकित व्यक्ति। अब आप एक प्रश्न ये उठता है कि लीगल हेयर्स क्यों नहीं हो सकते इसमें? तो देखिए, जो उत्तराधिकारी होते हैं, हो सकता है उस पर्सन के बहुत से उत्तराधिकारी हो, लीगल हेयर्स बहुत सारे हो। ठीक है, यानी जो लीगल हेयर्स हैं हो सकता है, यानी उत्तराधिकारी हो सकता है जिस पर्सन ने ओपीसी एस्टैब्लिश करी है उसके बहुत से उत्तराधिकारी हो सकता है उसके बहुत से बेटे हों, बेटियां हों। उसकी डेथ होने पर वो सारे क्या कहेंगे कि ये वन पर्सन कंपनी तो हमारी है, और जबकि वन पर्सन कंपनी में एक मेंबर से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकता। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी, उस सिचुएशन में बहुत से लीगल हेयर्स यानी उत्तराधिकारी अपना दावा करना शुरू कर देंगे कि ये कंपनी तो हमारी है। ठीक है, तो उस केस से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी में एक नॉमिनी होता है, नामांकित व्यक्ति होता है। ठीक है, और इस नामांकित व्यक्ति का नाम जो कंपनी के रजिस्ट्रार है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें उसका जो कंपनी के अंतर नियम है बनाए जाते हैं, उसमें इसका नाम होना जरूरी होता है, नामांकित व्यक्ति का। ठीक है, अब
जो ये नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी होता है, इसमें वही सारी फीचर्स होनी चाहिए जो एक कंपनी के मेंबर में होती है। इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी सिचुएशन, और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। वही सारी कंडीशन जो मेंबर्स की होती हैं वही नॉमिनी पे एप्लीकेबल होती है। एंड जो नॉमिनी या नामांकित व्यक्ति है, ये सिर्फ नाम का होता है। जब तक ये कोई काम नहीं करेगा, जब तक जो 1% कंपनी का रियल मेंबर जब तक जिंदा है, कंपनी में बना हुआ है, तब तक ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका कब रोल होता है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर्स, या तो मेंबर की डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए, उस केस में कि जब वो कंपनी को चलाने के लिए सक्षम ना हो, उस स्थिति में कंपनी का मेंबर जब कंपनी को चलाने में सक्षम ना हो, उस स्थिति में नॉमिनी जो नामांकित व्यक्ति होता है, उसका वो क्या बन जाता है? इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकारी मीन्स नामांकित व्यक्ति रियल ओनर बन जाएगा 1% कंपनी का। इससे पहले इसका कोई रोल नहीं होता है, नामांकित व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। लीगल हेयर्स एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए नॉमिनी का नाम उसमें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर्नियम में मेंशन करना जरूरी होता है। तो एक नॉमिनी होता है, एंड जो ये नॉमिनी होता है ये अपनी रिटन कंसेंट, ठीक है, यानी जो किसी व्यक्ति को हम नॉमिनी बना रहे हैं उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, दबाव के पड़ते वो नॉमिनी नहीं बनना चाहिए। उसकी एक रिटन कंसेंट यानी लिखित सहमति, यानी वो अपनी लिखित सहमति प्रकट करता है कि वह कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए राजी है, और ये जो लिखित सहमति है ये रजिस्ट्रार के पास जो इसकी रिटन कंसेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, वो भेजा जाता है। पार्षद अंतर्नियम में भी रिटन कंसेंट जोड़ी जाती है, ठीक है, कि वो उसको कोई दबाव में रहकर, नामांकित व्यक्ति को कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है कि आप इस कंपनी के नॉमिनी बनिए, ठीक है, वो अपनी स्वतंत्र सहमति देता है, एक लिखित सहमति देता है, ठीक है। तो एक नॉमिनी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द 1% कंपनी मेंबर, उस केस में वो रियल ओनर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, और उसकी डेथ से पहले यानी उसका जो अपना काम कर रहा है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। वो कोई भी एग्रीमेंट कर रहा हो, 1% कंपनी का मेंबर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, कोई एसएसटी खरीद रहा हो, उसमें इसका कोई रोल प्ले नहीं है, ये कोई रोल अदा नहीं कर रहा है। तो नॉमिनी है 5th इसकी, यानी नामांकित व्यक्ति 1% कंपनी में इसकी क्या होता है? एक नामांकित व्यक्ति जरूर होता है, अपॉइंट होता है, 1 नॉमिनी हैज़ टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। और एक 1% जो ये नॉमिनी एक ओपीसी में नॉमिनी बना है, यानी कोई भी पर्सन जो एक ओपीसी 1% कंपनी में, एक व्यक्ति कंपनी में नॉमिनी बना है, वो किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता। यानी एक बार में एक व्यक्ति ही नॉमिनी बन सकता है ओपीसी यानी 1% कंपनी में। 1% कैन बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ एनी 1 ओपीसी ओनली। तो 1% कैन बी, यानी 1% कैन बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ एनी OPC। एक पर्सन किसी भी ओपीसी में सिर्फ एक पर्सन ही नॉमिनी और मेंबर हो सकता है ऑफ एनी 1 ओपीसी ओनली, ठीक है।
अगर कोई पर्सन एक ओपीसी में मेंबर है तो वो दूसरी ओपीसी में नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता। ये इसकी क्या है, शर्त है, कंडीशन है। ठीक है। सिक्स्थ जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, पेड अप शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी या पूर्णतः अंश पूंजी। इन केस ऑफ ओपीसी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50 lakhs। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50 lakhs। $50 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम आएगी जो मैक्सिमम, अधिक से अधिक, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, अधिकतम 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा, अगर किसी कंपनी की अंश पूंजी 50 लाख से ज़्यादा है तो वो 1% कंपनी नहीं हो सकती। 50 लाख से कम है, 50 लाख तक है तो उसको हम 1% कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी कह सकते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम पूंजी की इसमें कोई अनिवार्यता तो नहीं है, बट एमसीए के अकॉर्डिंग टू एमसीए रूल्स ऑफ एमसीए, इसके अकॉर्डिंग 1% कंपनी की जो मैक्सिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 lakhs हो सकती है। ठीक है। एंड जो कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर कंपनी का जो वार्षिक आवर्त अनुपात है, टर्नओवर मतलब वार्षिक आवर्त अनुपात, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब मैंने आपको स्मॉल कंपनी के बारे में बताया था, जो स्मॉल कंपनी होती है उसमें भी ये दोनों कंडीशन होती है कि जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो मिनिमम मैक्सिमम कितनी नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एवरेज टर्नओवर रेशो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जब मैंने आपको स्मॉल कंपनी क्या होती है इसके बारे में जब आपको पढ़ाया था, उस वक्त थी ये इसकी फीचर कि जो स्मॉल कंपनी है उसमें जो पूर्णतः अंश पूंजी होती है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो आवर्त अनुपात होता है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, कोई स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में भी आ सकती है। ठीक है।
यानी कंपनी की अंश पूंजी 50 लाख से ज़्यादा नहीं, एवरेज टर्नओवर रेशो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको हम ओपीसी बोलेंगे। सेवंथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व होता है। ओपीसी कंपनी में जो इसके सदस्य है उसका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मैंने बताया था कि जो एक सीमित दायित्व शेयर वाली कंपनी भी हो सकती है, सीमित गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी का एक प्रारूप होता है। इसमें जो इसके सदस्य हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे, इन केस ऑफ ह्यूज लॉसेज, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी यूज़ नहीं की जा सकती उस लॉस को भरने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ओपीसी में जो दायित्व होता है, वो जो सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट इसमें है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम यानी संचालकों की संख्या, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मिनिमम मतलब कम से कम एक, और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संचालकों की संख्या कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15। मेंबर तो एक होता है, डायरेक्टर भी इसमें एक होता है। मिनिमम कम से कम तो जो मेंबर होता है वही डायरेक्टर होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम 15 डायरेक्टर कर सकते हैं। याद रखना, डायरेक्टर संचालकों की संख्या कितनी, 15। वही पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में भी संचालकों की संख्या अधिक से अधिक हम 15 कर सकते हैं, इसमें भी हम अधिक से अधिक 15 कर सकते हैं। 15 से अगर हमें ज़्यादा करनी है तो एक स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसके संचालकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ओपीसी कितने होते हैं, 15 होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी के जो मेंबर होते हैं उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। लाइकवाइज अ कंपनी, जैसे कंपनी के जो सदस्य हैं उनका दायित्व क्या होता है, अस्तित्व होता है, वो पृथक होता है। चाहे बेशक इसमें एक व्यक्ति ही कंपनी बना रहा हो, एक व्यक्ति ने ही कंपनी को फॉर्म किया हो, बट वो एक व्यक्ति भी, उसका अस्तित्व भी कंपनी से क्या होता है, अलग होता है। कंपनी अलग है और वो व्यक्ति जिसने कंपनी को बनाया है, जिसका मेंबर है, उसका अस्तित्व इससे अलग है।
पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अगर कंपनी को कोई लायबिलिटी पे करनी है तो उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। उसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, वो पर्सन अलग होता है, कंपनी से अलग होता है, ठीक है। कंपनी ने अगर कोई असेस्ट परचेज की है तो हम उस व्यक्ति से उस असेस्ट जो उसने परचेज की है उससे जो उसके उस असेस्ट का जो मूल्य है वो मांग नहीं सकते, हमें कंपनी से ही मांगना पड़ेगा। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। 10 पॉइंट है इसमें, परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। परपेचुअल कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार कंपनी को प्राप्त होते हैं। अविच्छिन्न उत्तराधिकार क्या कि कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी पे चाहे कोई हाइड्रोजन बम भी गिरा दे तब भी कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि मेंबर्स आते जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, बट कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो कंपनी का क्या होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, कंपनी के अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता। इन केस ऑफ ओपीसी, अब ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में क्या है, अगर एक पर्सन जिसने कंपनी को बनाया है उसकी मृत्यु हो जाए तो उस सिचुएशन में जो उसका नॉमिनी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। वो अब 1 पर्सन कंपनी का मालिक बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, उसका शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। जब वो 1 पर्सन कंपनी का वो शेयर होल्डर बनेगा वो भी अपना कोई एक नॉमिनी बनाएगा। इन केस ऑफ हिज डेथ तो क्या होगा, जो उसका नॉमिनी होगा वो रियल ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कंपनी को एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। ये इसकी 10th इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, राइट डाउन इट। वन पर्सन कंपनी को सार्व मुद्रा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 1 पर्सन कंपनी कॉमन सील रखे। सार्व मुद्रा क्या होती है, सार्व मुद्रा जिस पर वह कंपनी का नाम गड़ा होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे जिस पर उसकी छाप डाली जाती है वो होती है कॉमन सील। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपनी कॉमन सील रखे, ठीक है, नियमों में ज़रूरी नहीं है, बट चाहे तो कंपनी रख भी सकती है, नहीं भी रह सकती, ये कंपनी पर डिपेंड कर सकता है कि कंपनी एक कॉमन सील यानी सार्व मुद्रा रखना चाहती है या नहीं। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो सार्व मुद्रा रखना चाहती है या नहीं। तो कंपनी रख भी सकती है, एक व्यक्ति कंपनी की सार्व मुद्रा हो सकती है और नहीं भी, यदि है तो उस पर कंपनी का नाम खुदा हुआ होगा, ठीक है। तो सार्व मुद्रा है कंपनी की। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी अंशों की अंतर्नियता। वन पर्सन कंपनी में क्या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अंतर्निय हो सकते हैं?
तो एक व्यक्ति कंपनी के अंश भी अंतरणीय होते हैं। फलतः कंपनी के एकाकी सदस्य द्वारा धारित अंश उसकी मृत्यु पर उसकी अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को स्वतः अंतरित हो जाते हैं। कंपनी के सदस्य के जीवन काल में उसमें अनुबंध करने की क्षमता होते हुए भी कंपनी के अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किए जा सकते। ठीक है, और ये प्रतिबंध अंतर्नियम में भी लिखा जाता है। यानी कंपनी का मेंबर अपने जो इसका मेंबर बना होता है 1% कंपनी का, वो अपने जीवन काल में किसी को भी अंश अंतरणीय नहीं कर सकता। जैसे एक प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन होती है, वे अपने अंशों का अंतरणीयता ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी अदर मेंबर को, वही रिस्ट्रिक्शन ओपीसी कंपनी में भी होती है। बट जब इस 1% कंपनी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो उसका नॉमिनी बनता है उसको ये अंश ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, नॉमिनी को हो जाते हैं, बट अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति यानी 1% कंपनी का जो मेंबर है वो अंशों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे रिस्ट्रिक्शन होती है, जो प्रतिबंध होता है निजी कंपनी को, तो इसको भी प्रतिबंध है इस पर भी, यानी अंशों की अंतरणीयता पर प्रतिबंध है। बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ओपीसी पर्सन, यानी ओपीसी पर्सन की डेथ होने पर उसके नॉमिनी को अंतर हो जाएंगे। ठीक है, यानी नॉमिनी को, यानी जो नामांकित व्यक्ति का नाम है उसको अंश की अंतरणीयता हो जाएगी, बट अपने जीवन काल में अंशों की अंतरणीयता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इसमें अनुबंध करने की क्षमता। यानी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ओपीसी कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है। अनुबंध के बेस के ऊपर वो कोई एसेट परचेज कर सकती है। और अनुबंध करने की जो क्षमता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो उसके MOA एंड AOA की जो सीमा है, यानी जो लिमिटेशन है, उसकी सीमाओं के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी 1% कंपनी को भी MOA और AOA तो बनाना जरूरी होता ही है। ठीक है, जैसे कंपनी को जरूरी होता है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम बनाना, पार्षद अंतर नियम बनाना। 1% कंपनी में भी पार्षद सीमा नियम भी बनता है, अंतर नियम भी बनता है। फिर उनमें जो पार्षद सीमा नियम में जो उसकी सीमा बता रखी है कि इस सीमा के अंदर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस सीमा के अंतर्गत ही 1% कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है। इस सीमा के बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। लाइकवाइज अ कंपनी, जैसे कंपनी में होता है कि कंपनी की जो सीमा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो में जो सीमा दे रखी है, उससे बाहर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइकवाइज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि कंपनी का क्या होता है, रेजिडेंस। लाइकवाइज जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक थी वही इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी का एक रेजिडेंशियल यानी निवास स्थान होता है जहाँ पे कंपनी रहती है। ठीक है, कौन सा होता है निवास स्थान, रेजिडेंस किसका बोल सकते हैं हम, निवास स्थान किसका, कंपनी का निवास स्थान हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम कर सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, निवास स्थान यानी रेजिडेंस। जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उसी को ही मेनली कंपनी का निवास स्थान माना जाता है। यानी जहाँ से कंपनी की जो क्रियाएं हैं वो संचालित होती है, कंट्रोल होती है, उसको भी कंपनी का निवास स्थान मान सकते हैं। और इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे नेशनलिटी। ओपीसी कंपनी को भी नेशनलिटी मिली होती है, यानी जिस देश में ओपीसी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस देश को, यानी उस कंपनी को उस देश की
कंपनी माना जाएगा। जैसे भारत में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो भारत की ओपीसी कंपनी उसको बोला जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी के नाम के अंत में क्या लगाएगा, ओपीसी, जैसे राम ओपीसी कंपनी, ठीक है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड यूज वर्ड का यूज होता है, जैसे ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी कंपनी में क्या होगा, राम ओपीसी कंपनी, ओपीसी लगेगा पीछे कि 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है, नाम के अंत में ओपीसी यूज होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुई है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप।